नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र, जो कि एक मॉडल पेपर है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक और बंदी रक्षक, इन सब के लिए क्या है, ये एक मॉडल पेपर है। ये निर्धारित कर देगा कि जो हिंदी है उसमें किस तरीके के सवाल आएंगे। ठीक है, जितने भी उत्तराखंड की परीक्षाएं हैं इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस किस क्षेत्र में कितनी मेहनत आपने की है और किस क्षेत्र में आप कमज़ोर पड़े हैं और किस क्षेत्र में आपने अपने को जो है आगे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है हमारा, उपत्यका का विलोम शब्द है। तो उपत्यका का विलोम शब्द है हमारा अधित्यका। ऑप्शन बी के है यहाँ पे सही है। जो बाएं हाथ के लिए सदा हुआ है वाक्य के लिए एक शब्द, तो इसके लिए एक शब्द है हमारा सव्यसाची। फिर है चंद्रहास, पर्यायवाची है। चंद्रहास होता है हमारा तलवार का पर्यायवाची। तलवार का होता है असी, करवार, कृपाण, ये सब क्या है, चंद्रहास, ये सब क्या है, तलवार के पर्यायवाची हैं। फिर है करपट का तद्भव रूप क्या है, तो करपट का तद्भव रूप होता है हमारा कपड़ा। ठीक है, वह शब्द जो संस्कृत से जैसे के तैसे आगे हैं उनको क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो करपट क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप यानी कि परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, हमारा तद्भव। तो करपट का ही परिवर्तित रूप क्या है, हमारा कपड़ा। अब देखते हैं अगला सवाल, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो खेलना शब्द बना है हमारा खिलाड़ी से। देखिए, जैसे हमारा खेलना है तो इसमें मूल धातु क्या है, हमारा खेल क्या है, मूल धातु है। जैसे इसके बाद में ना लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, खेलना। इसके बाद में ता लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, खेलता। इसके बाद में आ लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, खेला। ये क्या है, हमारा मूल धातु है। इनसे ही क्या बनेंगी, अन्य क्या बनेंगी, हमारी शब्द बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा खिलाड़ी है, तो ये भी क्या है, खेल से ही तो बना है। इसमें क्या लगा दिया हमने, आ लगा दी और यहाँ पे क्या लगा दिया, ई लगा दिया। ठीक है, खिलाड़ी, ये क्या हो जाएगा, खिलाड़ी। ठीक है, फिर है अगला, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर होते हैं हमारे वाक्य के 3 भेद। कौन कौन से होते हैं, हमारा पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य। ये क्या है, रचना के आधार पर। फिर ऐसे ही हमारे इसमें अर्थ के आधार पर होते हैं वाक्य के 8 भेद। यह सब चीज़ें मैंने अपनी एक वीडियो में कवर की हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो नीचे जो है मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में उसको देख भी सकते हैं। फिर है अगला, विनय पत्रिका के रचिता हैं। तो विनय पत्रिका के रचिता है हमारा तुलसीदास। फिर है दयानंद में प्रयुक्त संधि है। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि होगी हमारी यहाँ पे दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि कैसे, तो इसको जब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हमारा दया धन आनंद, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पद का अंत किस में हो रहा है, आ में, और दूसरे पद का आरंभ किस में हो रहा है, आ में। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनेगा, आ। तो जहाँ पे भी मूल या ह्रस्व स्वर, पहले पद का अंत किस में हो, मूल या ह्रस्व स्वर में हो, यानी कि छोटे अ या बड़े आ में हो, और दूसरे पद का प्रारंभ भी अ या आ में हो और वह दीर्घ रूप बन जाए, यानी कि आ बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं, हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। इसमें क्या क्या बनते हैं हमारे, ओ या आ, पहले पद का अंत किस में हो, हमारा ओ या आ में हो, प्लस दूसरे पद का आरंभ ओ या आ में हो, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा आ। फिर ऐसे ही पहले पद का अंत छोटी ई या बड़ी ई में हो, प्लस दूसरे पद का आरंभ हमारा छोटी ई या बड़ी ई में हो, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ी ई। फिर ऐसे ही पहले पद का अंत हमारा छोटा ऊ या बड़ा ऊ में हो, प्लस दूसरे पद का आरंभ छोटा ऊ या बड़ा ऊ में हो, तो वो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी, हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखते हैं अगला सवाल हमारा। तो अगला सवाल है,
तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा हमारा यमक अलंकार। देखिए जहाँ पे भी एक शब्द दो बार आए और दोनों ही बार उसका अलग अर्थ निकले तो उसको क्या कहते हैं? हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो शब्द बेर हमारा दो बार आया है और इसका दोनों ही बार क्या है? अलग अर्थ निकलेगा। जैसे इधर पे जो बेर का अर्थ है, यहाँ पे बेर का अर्थ लिया गया है फल से और इस बेर का अर्थ लिया गया है हमारा समय से। यानी कि शब्द एक ही है और एक ही शब्द दो बार आया है, पर दोनों ही बार उसका क्या है? अर्थ अलग अलग है, तो उसको क्या कहते हैं? हम यमक अलंकार कहते हैं। बात करें अगर इसी में अगले अलंकार की, अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। एक ही, यहाँ पे तो शब्द की आवृत्ति हो रही है, एक शब्द क्या है? दो या तीन बार आ रहा है, पर यहाँ पे क्या हो? वर्ण आवृत्ति करे। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति हो, उसको क्या कहते हैं? हम अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी, तरंग, ठीक है, तटनी, ये क्या है हमारे? एक मैंने पंक्ति लिख दी, तो यहाँ पे तो क्या है? ये तो की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है, एक तो यहाँ गया, एक तो यहाँ गया, एक तो यहाँ गया। तो ऐसे में सिर्फ तो शब्द नहीं, एक वर्ण, तो ऐसे जो अलंकार होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फिर बात करें इसी में अगले ऑप्शन की, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पे एक शब्द के क्या हो? अनेक अर्थ लिए जाए। कोई पंक्ति है, उसमें शब्द क्या हो? एक हो, उसके क्या दो अर्थ लिए जाए। जैसे यहाँ पे मैं इस बेर को हटा दूँ तो इस बेर का ही दो अर्थ आ जाए। ठीक है, इस बेर का ही दो अर्थ आ जाए, फल और समय। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा श्लेष। एक शब्द के दो अर्थ जहाँ पे लिए जाए। फिर है हमारा अगला सवाल, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो इसमें होगी हमारी अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया के क्या हैं? रूप हैं। अब अकर्मक और सकर्मक होते क्या हैं? जहाँ पे हमारा कर्म विद्यमान ना हो उसको क्या कहेंगे? हम अकर्मक। जहाँ पे कर्म विद्यमान हो वहाँ पे क्या कहेंगे? सकर्मक। जैसे मान के चलिए किसी वाक्य में क्या हो? कर्म हो। जैसे अब हम इसी वाक्य में देख लें तो इसमें क्या है? सुमित सो रहा है। सुमित क्या है? यहाँ पे कर्ता, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? हम कर्ता। सोना क्या है? उसकी क्रिया है। तो यहाँ पे क्या है हमारा? सिर्फ दो ही चीज़ें हैं ना, कर्ता और क्रिया, उसके द्वारा की गई क्रिया, दो ही चीज़ तो है। तो यहाँ पे हमारा कर्म नहीं है। कर्म नहीं है मतलब हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक। अगर मैं इसी एक शब्द को कहता, इसी वाक्य को कहता, सुमित खाना खा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सुमित क्या है? हमारा कर्ता है। ठीक है, खाना क्या है? यहाँ पे कर्म है, क्योंकि उसके द्वारा जो किया जा रहा है, खाना क्या है उसकी, या खा रहा है क्या है? यहाँ पे क्रिया है। ठीक है, कर्ता क्या होता है? जो भी व्यक्ति कोई क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया, सॉरी कर्ता। ठीक है, और कर्ता द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है? हमारा क्रिया कहलाता है। और जिस माध्यम से कार्य किया जाता है कर्ता द्वारा उसको क्या कहते हैं? हम कर्म कहते हैं। यानी कि कर्ता द्वारा क्रिया में के लिए जो माध्यम प्रयोग किए जा रहे हैं या कोई कार्य करने के लिए जो माध्यम प्रयोग किए जा रहे हैं उसको कहते हैं हम कर्म। तो यहाँ पे खाना क्या है? कर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। तो यह क्या हो जाएगा? खाना कर्म हो जाएगा। तो जहाँ पे भी कर्म होगा वह कौन सा क्रिया का भेद हो जाएगा? सकर्मक। फिर होता है हमारा प्रेरणार्थक। अब प्रेरणार्थक क्या होता है? जहाँ पे कर्ता क्या हो? स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे को क्या करे? कार्य करने के लिए प्रेरित करे या प्रेरणा दे उसको कार्य करने की, तो उसको क्या कहते हैं? हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़वाया, लिखवाया। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे प्रेरणार्थक क्रिया हैं। फिर द्विकर्मक, जहाँ पे कर्म क्या, दो कर्म आए, जहाँ पे क्या हो? दो कर्म विद्यमान हो उसको क्या कहते हैं? हम द्विकर्मक कहते हैं। फिर है अगला, बचिए का ताऊ होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है हमारा मूर्ख। फिर है स्त्री शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करने के लिए उसको सबसे एक सिंपल ट्रिक है कि उसको क्या कर लीजिए? वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। जैसे हमारा पहला ऑप्शन है धर्म। धर्म पर चला जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? चला जाता है। तो जहाँ पे चला जाता है वो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। आचरण अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ना कि अच्छी होना चाहिए। फिर ठीक है, दीपक जलता है। दीपक क्या है? जलता है, ना कि जलती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे
पुल्लिंग हो जाएंगे। कुटिया, छोटी कुटिया कहते हैं ना हम, मेरी ये छोटी सी कुटिया है, छोटी सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। कुटिया क्या शब्द क्या है यहाँ पे, स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है पुल्लिंग है। फिर है अगला सवाल हमारा, निम्न में से कौन सा अनुचर का समानार्थी नहीं है। तो अनुचर का समानार्थी होते हैं सेवक, चारक, चाकर, फिर भृत्य, ये सब क्या है हमारे अनुचर के समानार्थी है। निर्जर हमारा अनुचर का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं मैं कौन सा कारक है बताइए। तो इसमें हमारा जैसे कर्म है, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को। फिर है संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण मैं, पर, पे। यहाँ पे क्या आया हमारा पर आया है, तो ये किसका कारक चिन्ह हो जाएगा, अधिकरण का। फिर है स्पर्शी व्यंजन के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। जो हमारा स्पर्शी व्यंजन में 5 स्थान होते हैं, उसमें से दूसरा और चौथा हमारा क्या होते हैं, महाप्राण। पत्र लेखन में प्राथमिक तत्व होता है, पत्र लेखन में जो प्राथमिक तत्व होता है वह होता है हमारा उद्देश्य। आखिर किस उद्देश्य से जो है हमारा पत्र लिखा जा रहा है, या क्या उसकी भौमिकता है, किस आधार पर वह लिखा जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या कहलाता है, हमारा प्राथमिक तत्व कहलाता है। फिर है डैश प्रायः सरकार के सचिव द्वारा विभागों को भेजे जाते हैं। तो प्रायः जो शासनादेश होते हैं, जो शासन के ऊपर से आदेश होते हैं, वह सचिव द्वारा भेजे जाते हैं अन्य विभागों को। और जैसे कार्यालय आदेश है, यह एक कार्यालय के अंदर ही भेजे जाते हैं। प्रेस विज्ञप्ति है, किसी चीज़ की सूचना को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित करने के लिए जिस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। पावती होता है हमारा एक्नॉलेजमेंट, जैसे कोई हमारा किसी मंत्री को पत्र लिखता है, अपनी शिकायत लिखता है, तो उसके बदले में जो भेजा जाता है, पत्र भेजा जाता है कि आपका पत्र हमें प्राप्त हो चुका है, उसको ही क्या कहते हैं, हम पावती कहते हैं। फिर है अखबार की अपनी आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो अखबार की अपनी आवाज़ को कहा जाता है संपादकीय। ऑप्शन बी के है यहाँ पे सही है। फिर है अगला, निम्न में से यूनिकोड फॉन्ट है। तो यूनिकोड और नॉन यूनिकोड जो फॉन्ट है हमारे किसके, हिंदी फॉन्ट के, इनमें से हमारा मंगल फॉन्ट के हैं, यूनिकोड फॉन्ट है। फिर बात करें कृतिदेव व चाणक्य की, ये क्या है हमारे नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। फिर है अगला, कबीरदास किस काल के कवि हैं। तो कबीरदास है हमारे निर्गुण भक्ति काल के। भक्ति काल हमारा 2 भागों में विभाजित था, ठीक है। भक्ति काल हमारा कितने, 2 भागों में विभाजित था। अगर वैसे पूछेगा तो हमारे कबीरदास किसके हैं, भक्ति काल के। पर 2 भागों में जब विभाजित हुआ तो इसमें था एक सगुण। सगुण मतलब जो भगवान की को किसी रूप में मानते हो, जैसे राम भक्ति हो गया, कृष्ण भक्ति हो गया, क्या है, एक रूप है भगवान का। और निर्गुण जो भगवान के किसी भी गुण को ना मानते हो या फिर उनके किसी भी रूप को ना मानते हुए वह सत्य को ही भगवान मानकर उसको आगे चलाते हैं। उस किसी भी रूप का या मूर्ति का वो क्या करते हैं, खंडन करते हैं। तो हमारा कबीरदास किसके थे, निर्गुण भक्ति काल के। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।